लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था सबसे पहले कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स इज़ नथिंग बट मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज़ यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। लोगों से पैसा लिया जाता है, टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है और उसको कॉमन पब्लिक सर्विसेज में उसको यूज़ किया जाता है। फिर हमने टैक्स के टाइप्स देखे थे। दो टाइप्स होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स होता है इज अ काइंड ऑफ चार्ज विच इज इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है इट्स इंसिडेंस इज बोर्न बाय द कंज्यूमर हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट आर द सर्विसेज while the immediate liability pay the tax may fall upon another person such a manufacturer, provider, service or seller of the goods। तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था कि जो कंज्यूम करता है उस पर लास्ट जो लाइबिलिटी होती है, जो उसका भार आता है वो लास्ट वाले जो कंज्यूमर होता है उस पर आता है, और इसकी जो लाइबिलिटी होती है पे करने की वो सेलर्स की हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, मोर देन 50% से ज़्यादा इसका रेवेन्यू आपको गवर्नमेंट को मिलता है। टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज पे लगता है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, इसमें बर्डन शिफ्ट कर लेते हैं हम, जो सेलर होता है वो कस्टमर से उसका प्राइस रिकवर कर लेता है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, इसमें आपको पता ही नहीं चलता है, लाइक जैसे आप कुरकुरे लेके आए या पार्ले जी बिस्किट लेके आए, कुछ भी लेके आए, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने इसमें एक टैक्स का रूप में कुछ दिया है, तो आपको इसमें डायरेक्ट पिंच नहीं होता है। इन्फ्लेटरी होता है, जैसे जैसे टैक्स का रेट बढ़ता जाता है इतना इतना आपका प्राइस भी गुड्स का बढ़ जाता है। वाइडर टैक्स बेस होता है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है। ये रेग्रेसिव नेचर होता है, रिच है या पुअर है सबके लिए समान होता है। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया हमने पढ़ा था कि इसका स्टार्टिंग 2000 में स्टार्ट किया था, प्राइम मिनिस्टर ने इसको आगे बढ़ाया था। फिर देन आफ्टर इसने 17 सालों का इसका सफ़र तय किया और फिर 1 जुलाई 2017 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ जीएसटी पढ़ा था कि वैल्यू एडेड टैक्स है, जो वैल्यू एडिशन होता है उसी पे टैक्स लगता है। कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, जो भी टैक्स क्रेडिट्स है उसका आपको कंटिन्यूस उसका क्रेडिट मिलता जाता है। बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, जो फाइनल लास्ट वाला जो कंज्यूमर होता है उस पर पूरा बर्डन होता है उसका टैक्स का। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स के ऊपर इसमें टैक्स नहीं लगता है, जो हमने नीचे एग्जाम्पल से उसके रूप में पूरा समझा था कि किस तरीके से उसका बेनिफिट मिलता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी की इंडिया में क्यों नीड थी। तो इसमें यह है कि जो डिफिशियंसी थी काफ़ी सारी अर्लियर टैक्सेस में, उन सबको मिटाते हुए इस टैक्स की जो संरचना की गई है उस तरीके से संरचना की गई इसकी। तो क्या क्या डिफिशियंसी थी पुराने टैक्सेशन में। पुराने टैक्सेशन में डबल टैक्सेशंस वाली काफ़ी चीज़ें थी, लाइक सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, ऐसी कुछ सर्विसेज है, तो उसमें डबल टैक्सेशन आता था। सॉफ्टवेयर को आप सर्विस भी मानते थे क्योंकि उसमें काफ़ी सारा जो वर्क होता है एज अ सर्विस रूप में होता है, और सीडी का कॉस्टिंग देखेंगे तो काफ़ी सस्ता होता है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ती रहती थी कि ये मेरा पार्ट है या मेरा पार्ट है, तो ये डबल टैक्सेशन काफ़ी इसमें प्रॉब्लम देता था। इसके अलावा एक्साइज में जो लगता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी, उसमें सेनवेट लगता था। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते कोई भी प्रोडक्ट तो सेनवेट लगता था, और स्टेट में जब आप ट्रेडिंग करते तो वेट लगता था। सेनवेट का जो क्रेडिट होता है वो वेट से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, और वेट का जो क्रेडिट है वो आप सेनवेट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो जाती थी। तो वो इसमें जो होता था वो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था, टैक्स ऑन टैक्स लगता था। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको, अंडर अर्लियर टैक्स रिजाइम इफ गुड्स वर मैन्युफैक्चर फॉर ₹1000 and excise duty was payable at the rate 12.5% and VAT was payable at the rate 14.30%, the billing was done as under। एक गुड्स है ₹1000 का, इस पे एक्साइज ड्यूटी लगी 12.5%, तो ये हो गया 125%। अब टैक्सेबल वैल्यू जो वेट हो गया वो बेसिक प्राइस नहीं होगा 1000, वो 1000 + 125 1125 पे होगा। तो नाउ जो वेट लगेगा वो
1125 पे लगेगा। तो इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया, यहाँ पर जो 125 का एक्साइज ड्यूटी है उस पर भी टैक्स लग गया। तो इस इफेक्ट को अब हटा दिया गया है, अब केवल सिंगल जीएसटी लगता है, उसका रेट डिसाइडेड है तो डायरेक्ट वो बेसिक प्राइस पर लग जाता है। इसके अलावा इसमें थ्रो सैनवेट एंड स्टेट लेवल वेट was essentially value added tax set off of one against credit of another was not possible as सैनवेट was a central levy and state level weight was state levy। सैनवेट जो लगाता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था और वेट जो लगाता था स्टेट गवर्नमेंट लगाता था, तो दोनों एक दूसरे की क्रेडिट नहीं दे पाते थे। There were several taxes in state such as luxury tax, entertainment tax, which were not subsumed in the VAT. Hence, for a single transaction, multiple taxes in the multiple forms were required to pay. पहले काफ़ी सारे टैक्स चलते थे, लग्जरी टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट, जब भी अभी मूवी खरीदते थे तो पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, अराउंड 30% के अराउंड लगता था टैक्स। तो ये सब कुछ आप इनका जो क्रेडिट है वो वेट में नहीं ले सकते, काफ़ी सारे टैक्स लगते थे। एक मल्टीपल जो एक सिंगल ट्रांजेक्शन्स पे काफ़ी सारे टैक्स लगते थे। वेट ऑन गुड्स was not integrated with tax on services at the state level to remove the cost cascading effect of the service tax, with service sector being the fastest growing sector in the economy. The exclusion of services from the tax base of the state potentially eroded their tax buoyancy। अब जो वेट लगता था वो केवल गुड्स पर लगता था और सर्विस सेक्टर धीरे धीरे काफ़ी बूम होता गया और काफ़ी, तो उस वजह से क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा था, तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम थी कि स्टेट उस पर कैसे सर्विस पे कैसे चार्ज करे कुछ भी टैक्स, क्योंकि वो पार्ट था केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का। CST was another source of distortion in terms of its cascading nature since it was non-wettable। पहले यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई यदि गुड्स आप सेंड करते थे तो 2% के अराउंड CST लगता था। अब ये जो CST लगता था वन स्टेट से दूसरी स्टेट में, लाइक MP से आप राजस्थान में आपने कोई गुड्स सेंड किया तो आपको 2% का CST लगता था। अब इसका जो क्रेडिट है आपको नहीं मिलता था, ये आपका पूरा डूब जाता था। इट्स लाइक जैसे योर कॉस्टिंग। तो इसमें हम एग्जांपल समझ लेते थे क्या होता था। अंडर अर्लियर टैक्स रिजाइम, इफ अ डीलर इन दिल्ली परचेसेस गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन पंजाब फॉर ₹1000, अगर कोई दिल्ली में बंदा है उसने पंजाब के किसी व्यक्ति से कोई माल खरीदा 1000 रुपये में, तो उसको 20% 2% CST लगता था, 1020 इसका कॉस्ट हो जाता था। और उसने गुड्स सेल किया दिल्ली के अंदर 1200 रुपये में, उसका रेट है 12.5%, उसका वेट रेट है, वेट वाला रेट है, तो उसकी आउटपुट लाइबिलिटी 150 रुपये हो जाएगी। अब जो 20 रुपीज़ का जो क्रेडिट है CST वाला वो अलाउ नहीं हो पाएगा 150 के पेमेंट के लिए, तो उसको पूरा का पूरा 150 पे करना होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि इसकी नीड क्यों थी इंडिया में, तो इसको एक समराइज किया हुआ है कि नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल टैक्सेस इन द स्टेट वेट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, cascading of taxes on account of levy of non-wettable CST and inclusion of state VAT in the value for imposing VAT, no SENVAT after मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद आपको कोई एक्साइज का बेनिफिट नहीं मिलता था, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वेट एंड सर्विस टैक्स, डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन एज अ गुड्स एंड सर्विस। अब हम इसका देख लेते हैं कि फ्रेमवर्क कैसा है, जीएसटी कैसा बना हुआ है। तो इंडिया में जो फ्रेमवर्क है जीएसटी का वो ड्यूल मॉडल है। इंडिया में गवर्नमेंट काम करती है एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी अपना रेवेन्यू लूज नहीं करना चाहता, दोनों लड़ते भैया कि ये मेरा रेवेन्यू है, इसका रेवेन्यू। आप सोचते अगर गवर्नमेंट केवल एक जीएसटी लगाती, अब जो मैं पहले बताना चाहता हूँ इसमें कि 2 जीएसटी टैक्स लगते, एक भाग उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और एक जो पार्ट मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। अगर केवल एक ही जीएसटी लगाते तो जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है
उसी सरकार को ज़्यादा मिलता है या ऐसी कुछ लड़ाई हो सकती थी। इसलिए सारे राज्यों ने जो बीच में इसका जो मॉडल बनाया गया है वो ये डिसाइड हुआ है कि इसको ड्यूल जीएसटी कराया जाएगा। तो कितने तरह के लगते हैं? सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, एक यूटीजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड सर्विसेज टैक्स, एंड आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर से रिपीट कर लेते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। केवल ये 4 तरह के लगेंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो 4 तरह के टैक्स लगेंगे, डिपेंड करता है कौन कौन सी स्टेट में भेजते हैं। तो अब ये कब लगेंगे, कैसे, क्या क्या लगेंगे, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको किस तरीके से लगेगा। मान लीजिए आप स्टेट 1 में हैं, इसको आप मान लीजिए कि आप एमपी में हैं। ओके, जब आप एमपी से केवल एमपी में अगर सामान बेच रहे, कोई भी गुड्स सेंड कर रहे हैं या कोई एमपी टू एमपी आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको लगेगा, आपको जो चार्ज करना है वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करना है। ओके, अब मान लीजिए ये स्टेट 2 आया, स्टेट 2 है राजस्थान। आप राजस्थान में कोई गुड सेंड किया या कोई राजस्थान टू राजस्थान आपने कोई सर्विसेज दी, तो भी आपको क्या चार्ज करना है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो हमने क्या समझा कि कोई भी राज्य अगर उसी राज्य में कोई सर्विसेज या गुड्स देगा तो उसको 2 चीज़ें चार्ज करनी है। स्टेट वो खुद का कवर करेगा, एक खुद का जो टैक्स लेगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी लेगा, और एक सेंट्रल के लिए कवर करेगा सीजीएसटी। दोनों आधे आधे रहेंगे, जो भी रेट रहेगी 18% तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 9% स्टेट गवर्नमेंट का। अब नाउ स्टेट 1 एमपी हुई, स्टेट 2 राजस्थान। अगर एमपी से राजस्थान में कोई भी गुड्स जाता है तो कलेक्ट होगा आईजीएसटी, ओनली वन थिंग, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। अब इसी तरह से यूनियन टेरिटरी, जो भी यूनियन टेरिटरी है उसमें सीजीएसटी की जगह, सीजीएसटी तो इसमें भी रहेगा अगर यूनियन टेरिटरी रहा, बस केवल जो एसजीएसटी है उसकी जगह हो जाएगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस तरीके से सिंपल है, काफ़ी इजी है। आप 1-2 बार और इसका रिवीजन करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। मान यहाँ पे भी देख लीजिए आप, जैसे कि स्टेट 2 है, स्टेट 2 से आप जैसे जो राजस्थान है, अगर आपने यूनियन टेरिटरी करा है तो आपको आईजीएसटी कवर करना है। काफ़ी सिंपल है। तो इस तरीके से इसका जो फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है, ड्यूल जीएसटी है और 4 तरह के जो टैक्स है वो यहाँ पे बताए गए। अब इसके बाद आता है इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। देयर इज अ सिंगल लेजिस्लेशन, सिंगल फ्रेमवर्क है, सिंगल टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स, सीजीएसटी एक्ट 2017। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है उनका भी एक सिंगल है, और हर स्टेट ने अपने अपने बना रखे, बट सभी एक ही फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, अलग अलग उनका कोई फ्रेमवर्क नहीं, सब कुछ सेम फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। इसके अलावा फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहले भी क्लासिफिकेशन होता था एक्साइज में, जो HSN कोड चलते उसके हिसाब से इनका लिस्ट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसका HSN लिस्ट मिल जाता है, हर आइटम्स का एक अलग से लिस्ट है, और उसके आगे आपको रेट्स मिल जाता है, उस हिसाब से आपको रेट डिसाइड होता है कि आपको उस आइटम्स का रेट क्या है। रजिस्ट्रेशन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रजिस्ट्रेशन आपको कब करवाना होता है, क्या रहता है इसमें? तो एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट from where he makes taxable supply if aggregate turnover exceed the threshold limit during a financial year। यदि उस फाइनेंशियल ईयर में ये लिमिट बताई गई है रेस्पेक्ट, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट हो जाती है।
अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए। तो आपको एक चीज़ है इसमें पता, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा इसमें। अगर आप एमपी में रहते तो एमपी के लिए अलग, दिल्ली में रहते दिल्ली के लिए अलग, राजस्थान में रहते तो उसके लिए अलग, पंजाब में रहते तो उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसको नीचे जो इनका थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको समझते हैं कि क्या क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है। स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 lakhs आर बोथ फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 स्टेट्स है जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा का गुड्स एंड सर्विसेज होगा तो आपको मैंडेटरी हो जाएगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है। स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। 20 लाख से ऊपर यदि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों हो जाएगा तो इस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडुचेरी, तेलंगाना। अब स्टेट्स दी गई है जहाँ पर 20 लाख सर्विसेज के लिए है और 40 लाख गुड्स के लिए है। जम्मू एंड कश्मीर, आसम, हिमाचल प्रदेश और बाकी जो भी बची स्टेट्स उनके लिए। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए पर्सन है, उसका एक ब्रांच मणिपुर में है और दूसरी जो ब्रांच है उसकी वो है हिमाचल प्रदेश में। मणिपुर में उसका टर्नओवर 12 लाख हो जाता है और हिमाचल प्रदेश में उसका टर्नओवर जो होता है गुड्स का वो होता है 30 लाख। तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा? और रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो कौन से स्टेट में कराना होगा? तो मणिपुर में उसका, यदि मणिपुर में हमारा जो कॉलम है वो 10 लाख वाला कॉलम है तो उसको रजिस्ट्रेशन उसको वहाँ करवाना होगा मणिपुर में। बट एमपी में जो एमपी नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो है उसका लिमिट है वो 40 लाख से गुड्स के लिए, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। ये आप इसको थोड़ा 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग लिमिट देखना है। 10 लाख की जो लिमिट है वो 4 स्टेट्स के लिए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 20 लाख जो लिमिट है गुड्स और सर्विसेज की वो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडुचेरी, तेलंगाना। 20 लाख सर्विसेज की और 40 लाख गुड्स की जो लिमिट है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए, आसाम के लिए, हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट्स के लिए वाली लिमिट है। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम को आगे और एक्स्ट्रा बताया गया है। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है? कंपोजिशन स्कीम होता है कि आपको सिंपली 1% चार्ज करना रहता है। इसमें आपको इनपुट क्रेडिट का नहीं, इनपुट जो क्रेडिट होती है आपको नहीं मिलती है इसके अंदर। इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको कंपोजिशन स्कीम क्या होता है। इसमें बस सिंपली आपको चार्ज करना होता है, 1% से आपको टैक्स होता है और काफ़ी इसमें जो रिटर्न्स होते हैं उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है आपको। एग्जाम्शंस भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या एग्जाम्शंस गवर्नमेंट ने दिए, जो भी इसेंशियल सर्विसेज है उसमें एग्जाम्शन दिए हुए। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, जीएसटी में जो क्रेडिट मिलती है आपको सीमलेस मिलती है, विदाउट कोई प्रॉब्लम्स के आपको जो आप भी इनपुट यूज़ करते हैं उनको आपका क्रेडिट मिलता जाता है। अर्लियर जो आपको एक्साइज और वेट में होता था ये प्रॉब्लम्स उसको हट गई है। आप ए से लेके जेड तक की सारी जो भी क्रेडिट आप ले पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती कहीं पर भी। इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई को भी समझ लेते हैं हम कि इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। इंट्रा मतलब होता है आंतरिक, इंट्रा मतलब होता है आंतरिक। जब आप एक स्टेट से उसी स्टेट में यदि कोई गुड्स या सर्विसेज देते तो उसको बोलेंगे आप इंट्रा स्टेट सप्लाई।
और इंटर स्टेट सप्लाई होता है, एक और होता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर मतलब किसी दूसरे के टेरिटरी में प्रवेश करना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर मतलब आपको किसी दूसरे की टेरिटरी में आपको अंदर जाना है। जैसे आप एमपी से राजस्थान में यदि गए तो आपको लगेगा इंटर, तो उस सप्लाई को बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। तो हम रिपीट करते हैं वापस, पंजाब से पंजाब में यदि आपने सर्विसेज दी है तो क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई। पंजाब से आपने दिल्ली में सर्विसेज दी तो क्या होगा, इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, अब एग्जाम्पल कुछ दिए उसको समझने के लिए। इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द सप्लायर वुड चार्ज ड्यूल जीएसटी, CGST एंड SGST एट स्पेसिफाइड रेट्स ऑन द सप्लाई। एक इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है, मतलब एक उसी स्टेट का उसी स्टेट में सप्लाई किया है। 10,000 रुपये का ए एक पर्सन है, ए सेलर है और बी बायर है। ए ने बी को माल बेचा है, 10,000 रुपये की उसका रेट है और 18% का रेट उसका माना हुआ है। तो वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 10,000, CGST और SGST 9% होगा, 900 रुपये हो जाएगा। तो टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 11,800 हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 रुपये का आपको बेसिक प्राइस था उसका सेल्स का। 99% आप CGST का कवर करेंगे क्योंकि आप इंट्रा कर रहे हैं, तो CGST एंड SGST 99% आप कवर करेंगे। तो ये टोटल जो